एवरेज मोर पावर काम करता है। साथ ही सेल रिजनरेशन जो टेक्नोलॉजी आती है साइंस के अंदर, सेल रिजनरेशन का मतलब होता है हमारी सेल का, अगर हम देखें तो 90 टू 120 डेज, 90 दिन से लेके 120 दिन के अंदर हमारे एंटायर बॉडी की सेल नहीं बनती है। और इस वजह से अगर हमारी स्किन को हम रब करें तो डेड सेल्स निकलती है, करेक्ट। तो ये डेड सेल्स हमेशा हमेशा आती कहाँ से है? तो अंदर की जो सेल्स है वो धीरे धीरे बाहर आने लगती है और अंदर सेल्स नई फॉर्म्स होने लगती है, नई बनती है, जिसे हम कहते हैं सेल रिजनरेशन। तो अभी मान के चलिए लॉजिकली, और ये प्रूवन थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, हर सेल को अगर बनना है, तैयार होना है, तो उसकी फंक्शनिंग तो होनी चाहिए। उसका जो फंक्शन नेचर ने डिनोट करके रखा है उसे वो करना चाहिए। तो उस फंक्शन को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई सेल, नई सेल बन रही है, तो उस नई सेल को बनने के लिए कुछ खाना लगता है, करेक्ट, कुछ न्यूट्रिशंस लगती हैं जिससे वो अच्छी तरीके से बन पाए, करेक्ट। तो हमारी बॉडी के अंदर जिस तरीके की न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी है उसके तहत हमारे नए सेल्स बनती, ठीक है। तो नए सेल को जो चीज चाहिए वो चीज अगर हम दें, जैसा मान के चले छोटा बच्चा है 1 महीने का, 1.5 महीने का, तो उसे हम बहुत अच्छी तरीके के न्यूट्रिशन देते, करेक्ट। मराठीमध्ये आपण त्याला गुट्टे उगाळणं म्हणतो, उगाळणं कर देतो। सो वो जो कंटेंट हम उसे देते हैं वो देते हैं उसके अच्छे डेवलपमेंट के लिए, उसके ब्रेन के इंप्रूवमेंट के लिए, उसकी चंचलता को बढ़ने के लिए, उसकी सर्कुलेशन अच्छा हो, उसकी मांसपेशियां अच्छी बने, उसकी हड्डियां अच्छी बने। छोटे बच्चों की गर्दन भी ठीक से नहीं बैठती है तो लगभग 2 से 3 महीने के बाद वो अच्छी बनने लगती है। इसका मतलब हमारे हर सेल को कुछ न्यूट्रिशन लगता है। आज हम खाने पीने की बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो एक न्यूट्रिशन हम अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड्स के माध्यम से ले सकते हैं, और सबसे बेस्ट माध्यम कौन सा होगा? प्लांट ओरिजिनेट, जो नेचुरली है, जिसे हर्बल कहेंगे, आयुर्वेदिक कहेंगे। फूड सप्लीमेंट की बात करें तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जिसके अंदर से न्यूट्रिशनल कैपेसिटी हम, या फिर न्यूट्रिशनल थिंग्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है हमारे हर सेल को, हमारे हर ऑर्गन को बढ़ने के लिए, मेंटेन होने के लिए, और स्ट्रेंथ और स्ट्रांग होने के लिए। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगी है वैसे वैसे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होने लगी हैं, जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक चेंजेस बनने लगे हैं, वैसे वैसे जो भी खाना खाने की चीजें हैं उसके अंदर की जो न्यूट्रिशनल कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगी है। तो ये सब एरा बन चुका है, और इसे ओवरकम करने के लिए हम बात करने वाले हैं न्यूट्रास्यूटिकल एरा की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम है विनय हिबारे, मैं इस प्रोडक्ट का हेड और लीडिंग साइंटिस्ट हूँ, और साथ ही ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूटिलाइज किए गए हैं जो हमारी हर सेल को स्ट्रेंथ देने के लिए काम करती है। साथ ही अगर हम बात करें न्यूट्रास्यूटिकल को, न्यूट्रास्यूटिकल को एक अलग तरीके का फार्मा, ईटन फार्मा कहा गया है। ईटन फार्मा का मतलब होता है ऐसा फार्मास्यूटिकल जो खाने के दौरान मिलता है। न्यूट्रास्यूटिकल, दो अलग अलग वर्ड्स को इकट्ठा किया गया है, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल। सो फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है दवाइयां, मेडिकेशन, और वो न्यूट्रिशन के माध्यम से अगर हम दें तो उसे हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसा कंटेंट, ऐसा प्रॉपर्टी आता है जहां पे न्यूट्रिएंट्स है जो मेडिकेशन के दौरान काम करती है। मेडिकेशन के दौरान का मतलब होता है एज ए मेडिसिन काम करती है, ठीक है। तो अभी ये सभी लोगों को लॉजिकली क्लियर हो चुका होगा कि अपना प्रोडक्ट मेडिसिन नहीं है, बट मेडिसिनल प्रॉपर्टी से लैस है। इसका मतलब न्यूट्रास्यूटिकल है, न्यूट्रिएंट्स है, और फार्मास्यूटिकल के तहत काम करती है, एज लाइक ए मेडिसिन काम करती है। और इसी वजह से वैरायटी ऑफ डिसीज डिसऑर्डर्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट्स हमें देखने मिलते हैं। शुरू करते हैं हमारा आज का प्रेजेंटेशन। तो मेरे अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो सर एक बार जरूर मुझे बता दें। आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर, यस राइट। सो आइए बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत शानदार तरीके से काम करता है। किसी भी तरीके के मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसा एरा है, हमारी तबीयत या फिर हमारी बॉडी खराब होने के बाद, डैमेज होने के बाद अगर हम कोई चीज से ओवरकम करने के लिए लेते हैं तो उसे हम कहेंगे मेडिसिन, मेडिकेशन। खराब होने के बाद
डैमेज होने के बाद उस डैमेज को ओवरकम करने के लिए पर्टिकुलरली दी जाने वाली कंटेंट को हम कहेंगे मेडिसिन या फिर मेडिकेशन। न्यूट्रास्यूटिकल ऐसा एक कंटेंट है, ऐसा एक एरा है जो हमारी बॉडी को डैमेज होने से बचाता है, सेफ्टी रेगुलेशन के अंदर काम करता है, और अगर डैमेज हो जाए तो न्यूट्रिएंट्स देने से ओवरकम किया जा सकता है। इसका मतलब इसका जो दायरा है, इसकी जो लिमिटेशंस है, उसे हम मेडिकेशन के लिमिटेशंस के साथ जोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे डैमेजेस को ये ओवरकम करेगा जो न्यूट्रिशनल माल फंक्शनिंग से डेवलप नहीं है या फिर हमारे लाइफस्टाइल ओरिएंट से गवर्न हुई है। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा डिसीजेस डिसऑर्डर हमारे लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से हुई है, हमारे खाने पीने के तरीकों के चेंज होने से हुई है, हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से हुई है। आने वाले स्लाइड्स के अंदर वो हम 6 रीजन देखने वाले हैं, ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से हमें न्यूट्रास्यूटिकल की जरूरत पड़ती है। तो आइए बात करेंगे हिबारिस मोर पावर के तहत जो एक ऐसा प्रोडक्ट जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इतने सारे कंटेंट से भी बना है, इससे भी बहुत ज्यादा कंटेंट इसके अंदर पाए गए हैं, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम खाना खाने के चीजों के अंदर से इसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलायची, दालचीनी, बादाम, खजूर, XYZ। तो मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो हुआ है लाइफ साइंस के अंदर, जिसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। एक ऐसा एजुकेशन, एक ऐसी स्ट्रीम जिस थिंग के अंदर लाइफ है, जिसके अंदर भी लाइफ है, उन सभी का स्टडी हमारे एजुकेशन के अंदर हुआ है। तो लगभग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो लगभग 30 से भी ज्यादा, 30 से 32 अलग अलग सब्जेक्ट्स का हमारा एजुकेशन हुआ है। और मैं बाय प्रोफेशन प्रोफेसर हूं, तो इन सभी सब्जेक्ट्स को मैं पिछले 6 सालों से सिखाते आया हूँ, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चों को। जिसका मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जिसकी थोरोली इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अगर हम देखें जान थोड़ा सा ध्यान देकर, तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आने वाले स्लाइड्स के अंदर उसकी हम बात करने वाले हैं। तो ये कुछ सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, कुछ सवाल। फॉर एग्जाम्पल, आर यू ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट हेल्थ केयर? एक ऐसा हेल्थ केयर आप ढूंढ रहे हैं मार्केट में, या फिर कहीं पर भी जो आपके हेल्थ को अच्छा बनने में कामयाब रहे। बेस्ट हेल्थ केयर की आपको जरूरत है, बेस्ट हेल्थ केयर की जरूरत है, आप चूज कर रहे हैं बेस्ट हेल्थ केयर इन वर्ल्ड, बेस्ट हेल्थ केयर इन टर्म्स ऑफ द चिल्ड्रन। छोटे बच्चों को भी हेल्थ देनी जरूरी है, बेस्ट हेल्थ केयर फॉर द एल्डर, बड़ों को देने की जरूरत है, पेट्स को देने की जरूरत है, एनिमल्स को देने की जरूरत है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को हमें अच्छी हेल्थ देने की जरूरत है। और आप कहीं ये सब चीजें सोच तो नहीं रहे, देख तो नहीं रहे। अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसे रीजंस की, जिस रीजंस की वजह से हमें ये देखने की जरूरत पड़ रही है, बट आपको ये चीजें नहीं मिल रही है। इसके रीजंस अगर हम देखें तो इसकी रीजन सबसे पहला है पुअर फूड क्वालिटी। आज के डेली लाइफ में हम जो भी फूड खा रहे हैं, हमें जिंदा रखने के लिए जो भी हम खा रहे हैं, उसकी क्वालिटी पुअर कंडीशन में है। इसके चलते हुए हमारी जो इम्यूनिटी है वो पुअर इम्यूनिटी है, हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में है। आज के डेट में अगर हम देखें तो वी आर अ हब फॉर द डायबिटिक पर्संस, डायबिटिक पेशेंट का हब माना जाता है इंडिया को। तो लगभग जितने भी डायबिटिक पर्सन है, ऑलमोस्ट अगर हम देखें परसेंटेज के हिसाब से, तो 65% से भी ज्यादा लोगों को डायबिटीज पाया गया है। अगर हम HB1AC का, वो आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है, जितने भी क्रॉनिक डिसीजेस है, क्रॉनिक डिसीजेस मतलब बहुत पुराने दिनों से या फिर सालों से उससे हम ग्रसित हैं, उसे हम कहेंगे क्रॉनिक। और उस क्रॉनिक डिसीजेस से अगर हम जूझ रहे हैं तो हमारी 50% इम्यूनिटी वो एक ही डिसीज के अगेंस्ट कॉम्प्रोमाइज हुई है। अगर हम मान के चले हमारी इम्यूनिटी 100 है, तो 50% इम्यूनिटी, 50% इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है सिर्फ एक ही क्रॉनिक डिसीज के लिए। तो रिमेनिंग एंटायर बॉडी के लिए कितनी इम्यूनिटी काम करेगी? सिर्फ 50%। और इसीलिए हम कहते हैं हमारी इम्यूनिटी के कॉम्प्रोमाइज, इम्यूनिटी वीक होना। इसका मतलब थोड़ा ही एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो गए, तो बहुत ज्यादा धूप खिलने लगी है और तुरंत बारिश होने लगी, तो हमें जुकाम, सर्दी, खांसी अगर होने लगे तो हमारी इम्यूनिटी कम है, कॉम्प्रोमाइज है। तीसरा रीजन है बैड हैबिट्स, हमारे खाने पीने के तौर तरीकों की हैबिट अगर हम देखें, हमारे लेट सोना, लेट उठना, खाने पीने का टाइम टेबल ना रहना, तो इन्हें हम कहेंगे बैड हैबिट्स। इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा कोरिलेट करें हमारे एडिक्शन को, अल्कोहलिज्म हो, स्मोकिंग हो, तो ये सब आएंगे हमारे बैड हैबिट्स के लिए। पुअर लाइफस्टाइल, तो हमारी जो लाइफस्टाइल आज की डेट में है, लाइफस्टाइल को अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड कैटेगराइज करें तो इसे हम हमारी एटमॉस्फेयर से भी थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे।
हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ ऑलमोस्ट 99% जगह पर वाईफाई है, ठीक है। तो हमारा एटमॉस्फेयर खराब है, पोल्यूशन कंटेंट हमारे ज्यादा नजदीक ज्यादा है, तो वो भी एक है प्रदूषण जिसे हम कहेंगे। तो ये हमारी पुअर लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हमारे एक्सरसाइज ऑलमोस्ट होती ही नहीं है, वॉकिंग भी नहीं होती, तो एक्सरसाइज तो बहुत दूर की बात है। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज अ माल न्यूट्रिशनल, जो हम अभी बात कर चुके हैं। जो भी न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, या तो वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर उसका जो कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी को चाहिए वो उतना नहीं मिल पा रहा है, तो इसे हम कंबाइनली कहेंगे माल न्यूट्रिशनल। डोंट वरी, वी कैन हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ इबारेज मोर पावर। तो हमने क्या किया, मार्केट में जो ये सभी चीजों के बारे में हमने जो डिस्कशन किया, वो सबसे बड़ा मिसिंग थिंग था मार्केट को, और उस मिसिंग थिंग को हमने को रिलेट किया और उसे फाइंड आउट किया, और उसका एक अच्छा सॉल्यूशन हमने दिया इन टर्म्स ऑफ इबारेज मोर पावर। एक ऐसा प्रोडक्ट जो यहाँ पे न्यूट्रिशन के साइड में जितने भी कंटेंट दिए गए हैं, विटामिन हो, फैटी एसिड्स हो, फाइटोकेमिकल्स हो, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो, ओमेगा हो, अमीनो एसिड्स हो, डाइटरी सप्लीमेंट्स हो, फाइबर रिच कंटेंट हो, तो यहाँ पे जितने भी कंटेंट आप पढ़ पा रहे हो, इन सभी को हम कंबाइनली कहेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो इन सभी कंटेंट को, सभी इंग्रेडिएंट्स को, सॉरी सभी कंटेंट्स को देने का जो जरिया था वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स था, और इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट है हिबारेज मोर पावर, ये ऑलमोस्ट 38 से भी ज्यादा अलग अलग इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, जो हमारे एंटायर बॉडी को गवर्न करने के लिए कामयाब रहेगा। तो जैसा हम बात कर रहे थे मेरे एजुकेशन के बारे में, तो यहाँ पे हम ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमारे एंटायर सेल के अंदर का बायोलॉजी बताता है। जो मॉलिक्यूल हैं, जो सबसे छोटे हैं, अगर हमारी सेल को इस सब्जेक्ट के दौर पे अगर हम देखें, तो हमारे सेल के अंदर का एक छोटा सा ऑर्गन को भी इतने बड़े एम्बोज्ड में हम देखते हैं, और उसके अंदर जो मैकेनिज्म चलता है उसकी हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ खाना खाया, हमारे ये जो फिंगर हमारी मूव हो रही है, ये जो सेल्स है यहाँ की, जो कॉम्प्रेस्ड हो रही है और रिलैक्स हो रही है, आकुंचन प्रसरण का जो मैकेनिज्म हो रहा है, उन सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्टेरॉल पाया जाता है। सभी को पता है कोलेस्ट्रॉल, मगर बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए। बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। उसका रीजन हम देखने वाले हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आप देख रहे हैं, जहां पर भी फोल्डिंग्स होती हैं, तो वहां पे होता क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स पाई जाती है। लिपिड के बायलेयर, 2 लेयर पाई जाती है, ऊपर एक नीचे, और 10-15 लिपिड के बाद एक छोटा कोलेस्ट्रॉल होता है, फिर लिपिड होता है, फिर थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल होता है। ये होता इसलिए है, जब भी ये फोल्डिंग्स होती हैं, तो ये लिपिड बायलेयर एक पे निकल जाती है, थोड़ा सा कॉम्प्रेस होती है, दूसरे के ऊपर चिपक जाती है, तो ये पूरा पंक्चर ना हो जाए, एक ही जगह पे ना आ जाए, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, ये दो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जितना भी लिपिड का बायलेयर है उसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करके रखेगा। जैसे नजदीक आ गया, ये चिपक गए, हमने फिंगर्स ओपन कर दी, ये प्रसरण हो गया, रिलैक्स्ड हो गया, तो ये फिर कोलेस्ट्रॉल दूर जाएंगे और लिपिड का बायलेयर फिर से मेंटेन होगा। ठीक है, तो हमारे खाने के जरिए कोलेस्ट्रॉल अंदर जाता है, पेट के अंदर जाता है, फिर इंटेस्टाइन को कैसे पता चलेगा कि हमारे फिंगर की इस हिस्से में ही कोलेस्ट्रॉल चाहिए, तो उसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूलर टैगिंग होती है, और वो टैग हमारे ब्लड स्ट्रीम के जरिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस के अंदर जो वेसिकल्स बनती हैं, उसके अंदर ये वो टैग दिया जाता है, एक झंडा लगाया जाता है, और वो झंडा देखते 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 फिर ये इस प्लेस के ऊपर जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो स्टडी है इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे, वो ऐसी स्टडी है कि हमारे एंटायर सेल के अंदर का मैकेनिज्म क्या होता है। कैल्शियम अगर है तो कैल्शियम कैसे डिपॉजिट होगा, कैसे मेटाबोलाइज्ड होगा, कहां पर जाएगा, कैसे जाएगा, लेकर कौन जाएगा, अंदर कौन ढकेलेगा, बोन के अंदर कैसे डिपॉजिट होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर क्या होगा, तो इसका पूरा स्टडी इस सेक्टर के अंदर होता है, इस सब्जेक्ट के अंदर होता है। दूसरा है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पे हर तरीके के मेडिकेशन का निर्माण किया जाता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर काम करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर काम करते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि चाहे कैप्सूल हो, सिरप्स हो, टैबलेट्स हो, उसका कुछ हिस्सा हमारे स्ट्रीम के अंदर आता है जिसे बनाने के लिए। जैसे पहले सिनारेस एक टैबलेट थी, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस मैकेनिज्म शो करती है। जैसा सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो एक मॉस्किटो गुड नाइट का अगर हम लगा के रखेंगे 2 से 3 महीने, तो 3-4 महीने के बाद मच्छर उससे मरते नहीं है, हमें ऑल आउट लगाना पड़ेगा। उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, उसके अंदर के केमिकल्स थोड़े से अलग है।
इसका मतलब क्या है कि कोई भी लिविंग थिंग है तो एक ही कंडीशन अगर उसको हम देते रहे, ड्रग्स, स्टेरॉइड या केमिकल अगर हम उसे रेगुलरली देते रहे, तो वो केमिकल के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस दिखाता है, तो हमें उसके केमिकल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और इसीलिए हर चीज के लिए एक अलग अलग एड ऑन पैकेजेस आते हैं, एड ऑन थिंग्स आती हैं, ठीक है। तो फार्मा जैसे सिनेरस थी, अभी सिनेरस से ईएलपी आने लगी, ठीक है। तो ये जो सिनेरस थे, ईएलपी का जो जरिया है वो हमारे स्ट्रीम के अंदर होता है। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग है और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग जो प्रोडक्शन के लिए काम करती है। तो कहने का तात्पर्य यह था कि इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे जो दिमाग है, जो स्टडी है, वो इतनी बेहतरीन स्टडी है। तो हर सेल के अंदर इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है और क्या होता है, इसका बहुत अच्छे तरीके से हम डिनोट कर पाते हैं। तो ये बात करते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो न्यूट्रास्यूटिकल है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब अभी हमने देखा क्या क्या होता है। तो इस प्रोडक्ट के अंदर जबरदस्त तरीके से न्यूट्रिशन है। यहाँ पे अगर आप पढ़ पाओ तो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट कैन कंसीडर नॉन स्पेसिफिक बायोलॉजिकल थेरेपीज। इसका मतलब स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ये काम नहीं करता। जैसे एलोपैथिक मेडिकेशन काम करती है, बुखार आ रहा है तो सिर्फ बुखार के लिए है, अगर सर्दी है तो उसके लिए अलग गोली दी जाएगी, पेट खराब है तो उसके लिए अलग दिया जाएगा। तो ये स्पेसिफिक जनरेटेड इंग्रेडिएंट हो या स्पेसिफिक जनरेटेड थिंग्स हो, न्यूट्रास्यूटिकल स्पेसिफिक जनरेटेड नहीं काम करती, ये एंटायरली बॉडी के अंदर काम करती है। अगर हम बताएं इंडियन पॉपुलेशन के तहत, तो हमारा जो मार्केट है वो सिर्फ 2% शेयर होल्ड करता है ग्लोबली न्यूट्रास्यूटिकल। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितना बड़ा स्कोप है इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, इसका कितना बड़ा मार्केट हमारे लिए ओपन है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों ने इसका सेवन किया होगा, प्रोडक्ट के रिजल्ट देखे होंगे, बहुत मिराकुलस रिजल्ट हमें इसके देखने मिलते हैं। तो हमारे लिए जो एरा है, जो स्कोप है, वह बहुत ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2023 के एंड तक ये 2% से बढ़कर 3.5% तक बढ़ने के चांसेस है। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि इस परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हिबारिस मोर पावर हम सभी का चहेता प्रोडक्ट इसके लिए काम कर रहा। जैसे हमने कहा कि इस न्यूट्रास्यूटिकल को एक अलग नाम भी दिया गया है साइंस के द्वारा, जिसका नाम है फार्मा फूड। फार्मा माने मेडिसिन, फूड माने खाना। तो ऐसा खाना जो हमारे बॉडी के अंदर एज लाइक मेडिसिन की तरह काम करता है, एज लाइक मेडिसिन की तरह काम करता है, एक पावरफुल टूल के तहत काम करता है। और आज की डेट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे कंज्यूमर्स, कंज्यूमर का मतलब होता है जो खाना खाते हैं, जो खा रहे हैं, जिसे हम कंज्यूमर कहेंगे। बिजनेस के टूल के साथ इसे कोरिलेट मत करिए, कंज्यूमर का हिसाब होगा कि जो खा रहे हैं, जो कंज्यूम करने वाले हैं। तो वो आज कुछ चेंज होने लगे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेना चाहते हैं। हम बीमार ना पड़े इसके लिए खुद कुछ एक्सरसाइज हो या फिर कुछ ऐसे मेडिकेशन कर रहे हैं जिसको हम कहेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स, सेफ्टी रेगुलेशंस के लिए। तो ये बहुत बड़ा असर इंडियन पॉपुलेशन के अंदर आज के डेट में देखने मिल रहा है, जो हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए काम करेगा। तो ये बात करते हैं हिबारिस मोर और क्या क्या मैकेनिज्म रहेगा। तो स्क्रीन के ऊपर आपको जितने भी सिस्टम्स दिख रही हैं, उन सभी सिस्टम्स के ऊपर अपना प्रोडक्ट हिबारिस मोर पर शानदार तरीके से काम करता है। हमारे एंटायर शरीर बनने के लिए ये 11 अलग अलग प्रणालियां, 11 अलग अलग सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल हैं। हड्डियों का ढांचा जरूरी है, ब्लड जरूरी है, उसका सर्कुलेशन ठीक से होना जरूरी है, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बहुत अच्छा रहना जरूरी है, हमारे किडनी अच्छा रहना जरूरी है, हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट जो टॉक्सिन है उसे बाहर निकालने के लिए जो संस्था काम करती है वो रहनी जरूरी है। हमारे बॉडी के अंदर कुछ बनाना है तो उसके लिए जो बनाने की सिस्टम है वो रहना जरूरी है। तो हमारे एंटायर बॉडी को बनाने के लिए ये 11 सिस्टम शानदार तरीके से काम करती है और हर सिस्टम एक दूसरे सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। मान के चले ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स अगर हमें होने लगी तो सबसे पहले स्किन रिलेटेड डिसइंफेक्शन होने लगती है। स्किन अगर खराब होने लगे तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती है। ब्लड है तो स्किन के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, ब्लड खराब है तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स काम करने लगती है। हार्ट की पंपिंग रेट ज्यादा बना तो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा बढ़ने लगती है, माने अस्थमा या फिर लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ये दोनों प्रॉब्लम सर्कुलेट ये दोनों प्रॉब्लम अगर शुरू हो गई तो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्कुलेटरी सिस्टम्स खराब होने लगती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर सिस्टम, हर प्रणाली दूसरे प्रणाली के ऊपर, दूसरे सिस्टम के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। और गर्व महसूस होता है मुझे बताते हुए कि हिबारिस मोर पावर सिर्फ सर्कुलेशन के ऊपर काम नहीं करता, सिर्फ डाइजेशन के ऊपर काम नहीं करता, सिर्फ मसल्स के ऊपर काम नहीं करता। ये हमारे बॉडी के अंदर जितनी 18 ट्रिलियन सेल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर एक यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर, तो उन सभी सेल्स के ऊपर उतनी ही असरदार तरीके से
काम करती है। अगर आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट बहुत अच्छा है, मेरे बॉडी के अंदर कैल्शियम बहुत अच्छा प्रेजेंट है, मैं अपना प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो इसका मतलब प्रोडक्ट के अंदर कैल्शियम तो है, तो कैल्शियम क्या मेरे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा होगा? नहीं, जितना चाहिए उतना तो वो देगा ही, और अगर ज्यादा है तो बॉडी के बाहर निकल देगा, बिकॉज अपने प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरीके का केमिकल, किसी भी तरीके का ड्रग, किसी भी तरीके का स्टेरॉइड, किसी भी तरीके का फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड नहीं यूज किया गया। ठीक है, ये चार अगर कंटेंट रहते तो हमारे बॉडी के अंदर डिपोजिशन का प्रमाण बढ़ता है, वो कंटेंट हमारे बॉडी के अंदर डिपॉजिट होती है, 100% बॉडी के बाहर नहीं निकल पाती। नेचुरल इंग्रेडिएंट 100% हमारे बॉडी से बाहर निकलती है, और इसी वजह से इसके किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट हमें देखने नहीं मिलते। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो पोटेंशियल रोल है न्यूट्रास्यूटिकल का वो किस तरीके से काम करता है। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल का एरा, बहुत अलग अलग कंटेंट हमने यहाँ पे दिखाई है। तो न्यूट्रास्यूटिकल को हमने किसी टैबलेट कैप्सूल के फॉर्म में नहीं दिया, हमने प्राश फॉर्मुलेशन में दिया है, जो आयुर्वेदा में सबसे हार्ड एक कंटेंट माना जाता है। सिरप इजी है, टैबलेट्स इजी हैं, पाउडर फॉर्म इजी है। पाउडर को अगर हमने किसी कैप्सुलेटेड कंटेंट में डाला तो हम कैप्सूल्स कहते हैं, वो इजी है। बट सबसे जो हार्ड कंटेंट बनता है आयुर्वेदिक एरा के अंदर अगर हम देखें तो वो होता है प्राश फॉर्मुलेशन, और अपना प्रोडक्ट एक प्राश फॉर्मुलेशन है। अगर समझने के लिए हम इसे च्यवनप्राश बताते हैं, अपना प्रोडक्ट च्यवनप्राश नहीं है, अपना प्रोडक्ट प्राश फॉर्मुलेशन से बना हुआ एक न्यूट्रास्यूटिकल कंटेंट है, जो हमारे एंटायर बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाने के लिए असरदार तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके क्लिनिकल एविडेंसेस क्या। क्लिनिकल एविडेंसेस डेफिनेटली से हम शो कर सकते हैं, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक, इसके ऊपर एनालिसिस के अंदर बहुत अच्छी जानकारी हम लेने वाले हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होती है, प्रीबायोटिक्स क्या होती है, फाइबर कंटेंट क्या होता है, डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होती है, इनुलिन क्या होता है, इन सभी के ऊपर हम एनालिसिस के अंदर बात करने वाले हैं। तो फूड सप्लीमेंट्स क्या क्या काम करेंगे, ये काम करेंगे। न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर फूड सप्लीमेंट्स भी आती हैं और सभी तरीके के फूड्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से एविडेंस हम इसे दिखा सकते हैं, क्लिनिकल एविडेंसेस। एलोपैथी की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर काम करती हैं, हिबार इज मोर पावर, या फिर आयुर्वेदिक कंटेंट वो सिम्टम्स के ऊपर नहीं, वो रूट्स के ऊपर काम करता है। रूट्स अगर अच्छी हैं तो आने वाला जो भी कंटेंट रहेगा ऊपर जो भी बनेगा तो वो बहुत अच्छी तरीके से तंदुरुस्त तरीके से बनता है। हिबार इज मोर पावर ऑलमोस्ट 400 से भी ज्यादा डिसीज के ऊपर काम करता है। आइए इसके थोड़े से ज्यादा डीप में ना बात करते हुए कुछ ऐसे इसके फीचर्स देखते हैं जो हमारे डेली लाइफ के अंदर रिस्पॉन्सिबल है और जिसके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड काम करती है। तो सबसे पहले है एंटीऑक्सीडेंट, जो एक ऐसा कंटेंट जिसके ऊपर शायद ही किसी ने इतनी बात की होगी जितनी हमारे आदरणीय सुहास सर इसके ऊपर बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट की, तो एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा इंग्रेडिएंट, ऐसा कंटेंट, ऐसा बायोमोलिक्यूल जो लगभग 100 से भी ज्यादा डिसीज के ऊपर काम। सबसे प्रीडोमिनेंटली एंटीऑक्सीडेंट हमारी माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे हर सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, जो हमारी सेल का एक पावर हाउस के हिसाब से काम करती है। हम बहुत थक चुके हैं, नींद अच्छी होने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं। हमने रात भर कुछ नहीं खाया, हमारी सिर्फ नींद हुई है, इसका मतलब हमारी सेल्फ फीलिंग कैपेसिटी से हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है वो हमारी एनर्जी को बढ़ाने के लिए काम करती है। और एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर कहाँ बनती है, दैट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत अच्छी तरीके से सेफ्टी रेगुलेशंस, प्रोटेक्टिव रेगुलेशंस और एनहांसिंग रेगुलेशन के अंदर काम करती है एंटीऑक्सीडेंट, इसलिए हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा रहना जरूरी है। अगर एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं रहे तो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज बनती हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो वो स्ट्रेस, टॉक्सिन्स, केमिकल, रेडिएशन से बनती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज एक ऐसा कंटेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है, उसकी चाहे जरूरत हो चाहे जरूरत ना हो, और जहां उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर वहां पे कुछ काम किया जाएगा तो वो डैमेज का काम अच्छी तरीके से करती है और हमारे बॉडी को डैमेज करने का काम करती है। उस डैमेज से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लगती हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है, पहले स्टेबल था, इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद वो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हुआ, जिसे हम कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। वो हर केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, हमारे बॉडी को अंदर से डैमेज करने का काम करता है।
एंटीऑक्सीडेंट्स अपने पास के इलेक्ट्रॉन्स इसे डोनेट करते हैं और फिर से इसे स्टेबल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो फिर वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका मतलब हमारी जो बॉडी डैमेज होने वाली थी वो डैमेज से बच गई। क्या इसे हमने कुछ ऐसा अलग किया है? नहीं, हमने क्या किया, हमने सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट। हम क्या करते थे, कुछ पेन होने लगा तो हम पेन किलर्स खाते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो सिग्नल्स कैस्केड होते हैं, जो पाथवेज होते हैं, उसे वो ब्रेक करती हैं। पेन तो होता है मगर हमारे ब्रेन को पता नहीं चलता, और पेन किलर का असर कम होने के बाद वो नेचुरल सिस्टम जो थी वो फिर से काम करने लगी, तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो ब्रेन को फिर बताने लगे कि हाँ मुझे पेन होने लगा है, फिर पेन शुरू होता है, फिर हमें समझ में आता है कि हाँ पेन है। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होगा कि ये जो कैस्केड है, इस कैस्केड को ही वो बंद कर देती है। इसका मतलब जो डैमेज हुआ है उसे प्रोटेक्ट करेंगी, होने से प्रोटेक्ट करेगी, और डैमेज हो चुका है तो उसे डैमेज को रिवर्स करने का काम करेगी। इसका मतलब न्यूरोट्रांसमीटर के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। इसका मतलब क्या होगा कि जो डैमेज हुआ है उसे एक तो प्रोटेक्टिव मेजरमेंट के अंदर काम किया, या डैमेज होने के बाद उसे फिर रिकवरी के लिए काम किया। और इसी वजह से थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट एक बार रिकवरी होने के बाद वो न्यूरोट्रांसमीटर से पहले के जैसे ही काम करेंगी जो पेन किलर का काम करते थे। तो एंटीऑक्सीडेंट एज लाइक पेन किलर का काम करेंगी, बट न्यूरोट्रांसमीटर्स का छेड़छाड़ नहीं करेगी, जो डैमेज है उसे ओवरकम करने का काम। तो इसके बाद दूसरा बात करेंगे जो अपना प्रोडक्ट काम करता है, दैट इज बेस्ट इन एटो इम्यून डिसऑर्डर्स। सो एटो इम्यून डिसऑर्डर्स को हम हमेशा डिनोट इस तरीके से कहते हैं, हमारी इम्यूनिटी, हमारी खुद की इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक क्षमता, रोग प्रतिकारक शक्ति हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को पोलियो का डोज दिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब वो जो डोज होता है, जो वैक्सीन होती है, उसके अंदर वही बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो डिसीज करने वाले हैं। पोलियो की ही बैक्टीरिया उसके अंदर, पोलियो की ही छोटे छोटे वायरसेस उसके अंदर होती हैं, जिनकी जो विरुलेंस फेज है, जो टॉक्सिसिटी है, जो उसकी विषारी तत्व होते हैं, उसे 70 to 80% कम करके दिया जाता है। इसका मतलब 20% उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो पोलियो कर सकते हैं। मगर हमारी इम्यूनिटी क्या करेगी, जो 20% टॉक्सिन्स उस पोलियो के द्वारा निकली हैं हमारे ब्लड के अंदर, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है, जब भी फ्यूचर में वो एंटीजन आ गया, वो टॉक्सिन आ गया, तो हमारी मेमोरी बहुत अच्छा काम करती है, इम्यूनिटी की मेमोरी काम करती है। तो उसे पता चलता है कि हाँ ये मेरे बॉडी के अंदर पहले कभी आया हुआ है, और उसके अगेंस्ट वो ज्यादा बढ़ने से पहले एंटीजन इतनी ज्यादा बढ़ा देगी कि उस टॉक्सिन को वो खत्म कर दे। ठीक है, ये होता है एक फॉरेन पार्टिकल का बॉडी के अंदर आने के बाद हमारी इम्यूनिटी उसके अंदर फाइट करने लगती है। मगर एटॉमिक डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा, हमारी ही बॉडी को एज अ फॉरेन पार्टिकल समझ के हमारी इम्यूनिटी झगड़ा करने लगती है। तो उसे तो सिंपली उससे बचा ही जा सकता है, उसे किसी भी तरीके से हम रिकवर नहीं कर सकते, तो बचा ही जा सकता है। तो अपने प्रोडक्ट से 100% एटो इम्यून डिसीजेस हो या डिसऑर्डर्स हो, उसके अंदर ये प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। बिकॉज एटो इम्यून डिसऑर्डर्स 99% लाइफस्टाइल ओरिएंटेड ही काम करती है, लाइफस्टाइल गवर्निंग ही काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह भागने लगे नेजेंट ऑक्सीजन के अंदर, तो आपके बॉडी के अंदर जो नया बुना हुआ ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर काम करेगा, बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। अगर दिन में आपको 100 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लगते हैं और आप सुबह सुबह भागने लगे जहां पे पेड़ पौधे ज्यादा हैं, पोल्यूशन से दूर, तो वो उसका जो रेशो है वो कम होने लगेगा, 70 से 75 ही लगेगा। इसका मतलब आपने आपकी खुद की लाइफ 25% बढ़ा दी। इसने किसी मेडिकेशन ने कुछ किया नहीं किया। तो अपना प्रोडक्ट आपकी इस कैपेसिटी को बढ़ाने का काम। आइए बात करते हैं किस किस तरीके के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो सबसे बेसिक है कंफ्यूजन, जो आज की डेट में ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों के अंदर देखा जाता है कि कंफ्यूज्ड कंडीशन में हमेशा रहते हैं। तो अगर आपको भी कंफ्यूजन होने लगता है, आमतौर पे छोटे छोटे चीजों के अंदर भी कंफ्यूज्ड कंडीशन में ज्यादा रहते हैं, तो दिस इज वन काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। दूसरा है हार्ट रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने बताया है ब्रेन से लेके पैर के नाखून तक बॉडी के हर हिस्से में एटो इम्यून डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, चाहे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो, ब्रेन रिलेटेड हो, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिलेटेड हो, एसिडिक कंडीशन हो, ब्लड रिलेटेड हो, स्किन रिलेटेड हो, किसी भी रिलेटेड। अगर हम आज की डेट में देखें, पिछले 10 से 15 साल की बात कर रहा हूं मैं, 15 साल से अब तक या आने वाले ड्यूरेशन के अंदर भी, तो हमारे बॉडी के अंदर एटोमिक डिसऑर्डर्स ज्यादा तरीके से देखे जाते हैं। तो इन सभी के ऊपर शानदार तरीके से अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें ब्रेन के ऊपर, अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के अंदर। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए जो फूड ब्रेन के लिए लगता है, वो तंदुरुस्त रखने के लिए वो सभी तरीके का फ्रूट या फूड्स अपने प्रोडक्ट के जरिए हमने देने का प्रयास किया है। तो अपने प्रोडक्ट के अंदर प्लांट रिलेटेड जो भी कंटेंट मिलता है वो सब इसके अंदर डाला गया है। तो हमारे ब्रेन को लगता है जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, विटामिन, फोलिक एसिड, उसके बाद ओमेगा 3, 6, 9, ये सभी कंटेंट हमारे प्रोडक्ट के जरिए आपके बॉडी के अंदर दी जाती है। ना सिर्फ आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट आपका ब्रेन आपके एंटायर बॉडी को कंट्रोल करने का जो काम करता है, जो चार अलग अलग हार्मोन से गवर्न है। तो वो चार हार्मोन, फॉर एग्जांपल डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, नीचे दिए गए हैं कि उसके रोल क्या क्या है। तो उन हार्मोन्स को भी रेगुलेट करने का काम करता है। उसी के साथ साथ यहाँ नीचे आप देखो तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स के अंदर पाया जाता है। कभी कभार आपको भी ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि प्लास्टिक के चेयर पे बैठने के बाद थोड़ा सा अगर रब वहां पे होता है और आप किसी पर्सन को हाथ लगा दिया, फिर किसी मेटल को हाथ लगाते हैं, तो थोड़ा सा करंट आपको लगता है, थोड़ा सा झुंझुनाहट होने लगती है। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। और वो इलेक्ट्रिसिटी का जो रेस्टिंग फेज है, माने जब हमारी बॉडी रात को हम सोते हैं, किसी भी तरीके का काम नहीं है, फंक्शनिंग नहीं है हमारे शरीर की, तो वो होता है -70 मिलीवोल्ट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग फेज। तो अगर वो जीरो की तरफ बढ़ने लगे, इसका मतलब वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगे, तो हमें डिसीज होने के चांसेस ज्यादा है। वो भी एक अलग तरीके का मैकेनिज्म है, जो एक किसी स्लाइड्स के किसी पीपीटी के अंदर मैंने वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो मैं अगली बार प्रयास करूंगा कि वो भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी इस स्लाइड के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो -30 के पास अगर हम गए तो हमारे कैंसर होने के चांसेस है। वो अगर जीरो हो गया, इसका मतलब हमारी जो ईसीजी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आने लगती है। जीरो मतलब स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब हमारा मोबाइल स्विच ऑफ। तो उस रेस्टिंग फेज को मेंटेन करने के लिए भी अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो अर्थराइटिस, जिसे हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं, तो कैल्शियम डिफिशियंस कंडीशन चाहे कौन सी भी हो, तो उस हर तरीके की कैल्शियम डिफिशिएंट कंडीशन के अंदर अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। यहाँ पे मुझे एक बात बतानी है। तो बहुत बार कुछ ऐसे रिजल्ट्स मुझे आते हैं, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे मुझे देखने मिलते हैं जहां पे डीजेनरेटिव डिसीजेस लिखा जाता है। आप भी अगर थोड़ा सा रिपोर्ट्स को ध्यान से देखें, तो जहां पर भी डीजेनरेटिव, रूट डीजेनरेटिव हो या किसी भी तरीके का डीजेनरेटिव डिसीजेस अगर दिखा, इसका मतलब वो डीजेनरेट हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, उसे किसी भी तरीके से हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, अपना प्रोडक्ट मेडिसिन नहीं है, अपना प्रोडक्ट न्यूट्रासिटिकल है। जो चीज चाहिए वो चीज आपको देने का प्रयास करेगा। कैल्शियम कम है, कैल्शियम आपके बॉडी के अंदर बढ़ने लगा, तो कैल्शियम डिफिशिएंट कंडीशन जितनी भी है, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, ऑस्टियोपेनिया हो, जॉइंट पेन्स हो, हड्डियों रिलेटेड पेन हो, मसल रिलेटेड क्रैम्प्स हो, उन सभी के अंदर अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलते ही है। ठीक है, तो जहां पर भी डीजेनरेटिव डिसीजेस दिखे, तो वहां पे 80% चांसेस ऐसे होते हैं कि प्रोडक्ट उतने पोटेंटली काम नहीं करेगा। बट स्टिल वी आर हैविंग 20% पॉजिटिव रिजल्ट्स, कि 20% पॉजिटिव चांसेस है कि वहां पे अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करे। और मोस्टली डीजेनरेटिव डिसीजेस देखने मिलती हैं हमारे जॉइंट, जहां पे हमारे घुटने हैं या फिर हमारा बैकबोन है, ब्रेन से लेके कमर के हिस्से का जो बैकबोन है, लुम्बार डिस्क हो, उसके अंदर अगर डीजेनरेटेड डिस्क है, वो घस के खत्म हो चुकी है। अगर थोड़ा सा भी बचा है तो ओवरकम हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा, बढ़ेगा। डीजनरेट हो चुका है, खत्म ही हो चुका है, मान के चलिए 10 डिस्क है, 4 डिस्क खत्म हो चुकी है ही नहीं, तो किस तरीके से उसे लाया जाए। ठीक है, 5 है, 50% खराब है, तो 50% बढ़ेगा, 50% ओवरकम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो जितने भी तरीके के अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स है, उसके अंदर प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। अभी बात करेंगे, एज हमारी एज बढ़ेगी, एज आवर एज प्रोग्रेसेस, हमारा कैल्शियम कहाँ जाता है, हमारे बॉडी के अंदर जो कैल्शियम पहले था वो कैल्शियम कहाँ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम लगता है हमारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस के अंदर, सॉरी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करती हैं, उस न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर कैल्शियम का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे इस डायग्राम के जरिए। यह हमारे एक न्यूरॉन है, इतनी बड़ी, यहाँ से इतनी बड़ी एक दूसरी न्यूरॉन है।
तो इस न्यूरॉन को अगर हम देखें तो ये एक्शन पोटेंशियल, जब भी एक्शन पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है सोडियम एंड पोटेशियम, ये दो आयन पॉजिटिव कैटायंस हैं। ये कैटायन जब भी अच्छी कंडीशन में, अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये एक्शन पोटेंशियल चालू होता है, स्टार्ट होता है, तब जाके हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करने लगते हैं। ठीक है, आपके न्यूरॉन्स तभी काम करने लगेंगे जब एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब पैरालिटिकल कंडीशन में सिर्फ कैल्शियम की डिफिशियंसी है क्या? नहीं, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो सकती है, पोटेशियम की डिफिशियंसी हो सकती है, जिंक की डिफिशियंसी हो सकती है, सोडियम की डिफिशियंसी हो सकती है, क्योंकि ये सब आयंस जो है ये आपके ब्रेन को रेगुलेट करने के लिए काम करती है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम बहुत अच्छे अमाउंट में है, ये समझकर आगे की बात करेंगे। इसका मतलब एक्शन पोटेंशियल शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, तब जाके ये वेसिकल्स बनेंगी। ये वेसिकल्स, इसके अंदर जो ब्लू डॉट है वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स तभी एक सेल से बाहर निकलेगी, तभी एक न्यूरॉन से बाहर निकलेगी, जब ये वेसिकल्स इसके आउटर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे, चिपक जाएगी, मिक्स हो जाएगी। और ये तभी होगा जब कैल्शियम इसके अंदर चला जाएगा। जब भी कैल्शियम न्यूरॉन्स के अंदर चला जाएगा, तब जो सिग्नल से न्यूरोट्रांसमीटर से वो न्यूरॉन से बाहर निकलेगी। तो हमारे बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर कितने न्यूरॉन्स हैं? करोड़ों करोड़ों न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर है। तो हर न्यूरॉन का कैल्शियम लगेगा, और इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे कैल्शियम डिफिशियंसी होने लगती है, हमारे खाने पीने के तरीकों से कैल्शियम नहीं मिल सकता, नहीं मिल पाता, तब वो कैल्शियम हमारे बोन से लिया जाता है और ब्रेन को दिया जाता है। और इसी रीजन से, ये एकमात्र रीजन है ऐसा नहीं है, दिस इज ओनली वन रीजन, ऐसे बहुत सारे उसके रीजन हैं, बहुत सारी जगहों पर हमारा कैल्शियम लगता है। अगर हम उससे बात करना चाहें तो 2 घंटे से भी ज्यादा समय लगेगा सिर्फ कैल्शियम के ऊपर। तो एक इंपॉर्टेंट जहां पे उसका एस्पेक्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पे लगेगा? ब्रेन के अंदर। हड्डियां खराब हो गई, फ्रैक्चर हो गया, हम जिंदा रह पाएंगे? ब्रेन डेड हो गया तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए ब्रेन के स्टिमुलेशन के लिए कैल्शियम लगता है, और वो कैल्शियम हमारे बोन से लिया जाता है। तो हिवारिस मोर पावर के सातत्यपूर्ण सेवन से ब्रेन को लगने वाला कैल्शियम तो पहले दिया जाएगा, और उससे बाद बचा हुआ जो कैल्शियम है वो आपके बोन के अंदर डिपॉजिट किया जाएगा। और इसी तरीके से बोन रिलेटेड या फिर कैल्शियम रिलेटेड जितने भी डिफिशियंसी है, वो सभी डिफिशियंसीज को ओवरकम किया जा सकता है। उसके बाद प्रोडक्ट का अच्छा सबसे बेहतरीन काम है आपके बॉडी को पीएच अलाइन करना। आपके बॉडी का जो पीएच अगर हम देखें तो हर ऑर्गन का पीएच अलग अलग है, सभी को पता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एंटायर बॉडी का पीएच अगर हम देखने की कोशिश करें तो ब्लड को हम डिनोट करते हैं। तो ब्लड का पीएच होता है 7.35 टू 7.45, स्लाइटली अल्कलाइन। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन के अंदर मेंटेन करने के लिए अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। आज हम जो भी चीजें खाते हैं, अगर आप कोल्ड ड्रिंक का भी सेवन करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक का जो पीएच है वो 4.5 से 5 के बीच में रेंज करता है। और इसका मतलब आप अगर सातत्यपूर्ण रेगुलर कोल्ड ड्रिंक्स का यूटिलाइज कर रहे हो तो आपके बॉडी का पीएच 100% एसिडिक कंडीशन के साथ बढ़ा है। अगर आप डेली बेसिस पे जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, इसका मतलब आपके बॉडी का पीएच अल्कलाइन कंडीशन में नहीं है, वो एसिडिक कंडीशन के अंदर जा चुका है। और इसे अल्कलाइन कंडीशन में लाने के लिए बहुत समय लग सकता है। अपने प्रोडक्ट के मात्र महीने भर के यूटिलाइजेशन से आपके बॉडी का एंटायर पीएच बैलेंसिंग हो सकता है, होता है। कुछ ऐसे मिराकुलस रिजल्ट हमारे पास हैं, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर सालों पुरानी एसिडिटी खत्म हो चुकी है। ये जरूर है कि खाने पीने की चीजों के अंदर अगर बदलाव हो गया तो एसिडिटी कंडीशन थोड़ी सी बढ़ सकती है, मगर अपना प्रोडक्ट अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हैं तो उसकी भी चांसेस बहुत निग्लिजिबल में कन्वर्ट होती है। तो एसिडिक कंडीशन अगर आपकी बॉडी के अंदर है तो बहुत ज्यादा अलग अलग कंडीशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि एसिडिटी के लगभग 700 से भी ज्यादा प्रकार, 700 से भी ज्यादा। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि एक बार कैंसर अगर हुआ है तो उसे हम बेयर कर सकते हैं, मगर एसिडिक कंडीशन अगर है या फिर हाइपर एसिडिटी है तो वो कैंसर से भी ज्यादा घातक है। तो इतने ज्यादा सीवियर कंडीशन में से अपना प्रोडक्ट आपको बाहर निकाल सकता है अगर आप इसे रेगुलर यूज कर रहे हैं तो। इसके बाद बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर। ग्लोबल की अगर बात करें, जागतिक की अगर हम बात करें तो लगभग 80% से भी ज्यादा मेल्स के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सिम्टम्स देखने मिलता है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ रीजंस हमने डिनोट करने का प्रयास किया है। इसके सबसे पहले है स्ट्रेस, जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर काम करती है, साइकोलॉजिकल के अंदर काम करती है, परफॉर्मेंस एंजाइटी, डिप्रेशन,
इसके बाद इनएबिलिटी टू डेवलप मेंटेन इरेक्शन, उसके बाद अगर किसी क्रॉनिक डिसीज से आप जूझ रहे हैं, चाहे वो हार्ट रिलेटेड हो या फिर डायबिटिक हो, तो इससे भी इरेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। इरेक्शन का मतलब होता है आपकी मेल्स के सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ ना होना, ठीक है। तो इन सभी सेक्सुअल डिसेबिलिटीज के अंदर अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है, बिकॉज आवर प्रोडक्ट इज अ पोटेंट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। तो टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग के लिए अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। डेफिनेटली आपके बॉडी के अंदर जो क्या बोलेंगे हम, एज के हिसाब से जितना टेस्टोस्टेरोन लगता है उतना टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी के अंदर मेंटेन करने का प्रयास अपने प्रोडक्ट से किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन ना सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है, बट वो आपके बॉडी के अंदर मस्कुलर मेंटेनेंस के लिए भी काम करता है। हड्डियों को मसल्स जकड़ के रखने के लिए टेस्टोस्टेरोन का बहुत अच्छा रोल होता है। उसके अंदर कैल्शियम भी काम करेगा, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी काम करते हैं। मगर टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा एक महत्वपूर्ण घटक है जो आपके हड्डियों को मसल्स को हड्डियों के साथ मसल्स को जकड़ के रखने के लिए काम करता है। और हड्डियां फीमेल्स के अंदर भी होती हैं, मसल्स फीमेल्स के अंदर भी होती हैं। इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन का थोड़ा सा लेवल फीमेल्स के अंदर भी हमें देखने मिलता है। इसका मतलब हिवारिज मोर पावर हम फीमेल्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं, जो उनके एंटायर बॉडी को गवर्न करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे एंटी कैंसरल प्रॉपर्टी भी अपने प्रोडक्ट के अंदर शानदार तरीके से है। जहां पर भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दिखे, इसका मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन हो, या फिर एक जगह पे ट्यूमर है कुछ समय बाद दूसरे जगह पे होने लगा, इसका मतलब कैंसर अगर डिटेक्ट हुआ है, तो उसके अंदर भी प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। चाहे कीमोथेरेपी चल रही हो, चाहे रेडिएशन थेरेपी चल रही हो, तो इन दोनों थेरेपी से बॉडी को जितना नुकसान मिलता है, पहुंचता है, उस नुकसान से भी बचा जा सकता है अपने प्रोडक्ट के रेगुलर यूटिलाइजेशन से। और साथ ही अगर कैंसर है या फिर ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है, तो उसे भी रिलीज करने के लिए, कम करने के लिए, नष्ट करने के लिए अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। सबसे लास्ट अगर हम बात करें तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज के अंदर भी अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। इसको थोड़ा सा आज हम पहली बार इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो यह है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। इसका मतलब हमारे हार्ट रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, हार्ट का पंपिंग हो, सर्कुलेशन हो, बीटिंग हो, हर तरीके का कार्डियोवैस्कुलर, चाहे ब्लड के क्लॉट्स वहां पे बने हैं, चाहे अस्थमक कंडीशन आपको है, तो किसी भी तरीके के हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। ये है, इसको हम थोड़ा सा डिनोट करेंगे इस डायग्राम के साथ। तो ये आपने ब्लड फ्लो, ये ब्लड वेसल है, ये इस तरीके की, और यहाँ से ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से मेंटेन हो रहा है। अगर ब्लड वेसल खराब हो चुकी है, कट चुकी है, टूट चुकी है, तो इस तरीके का मेश लाइक नेटवर्क बनता है, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बिन, ठीक है। थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे हम। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो मकड़ी के जाले के जैसा यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये येलो कलर का, गोल्डन कलर का, यहाँ भी आप देख पा रहे हो। तो ये जो, इसे हम कहेंगे फाइब्रिन। तो ये जो मेश लाइक नेटवर्क है, ये जमा हो जाएगा एक ऐसा नेट के जगह, और आरबीसी आएगी यहाँ पे अटक जाएगी, आरबीसी आएगी यहाँ पे अटक जाएगी, आरबीसी आएगी अटक जाएगी। इसका मतलब आरबीसी इकट्ठा वहां पे बन चुकी है, जिसका क्लॉट बना है। तो ये तो अच्छा सिम्टम है हमारे बॉडी को अंदर, जहाँ पे इंजरी हुई है वहां से ब्लड ज्यादा ना निकले, उसके लिए। इसे थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे हम थोड़ा डायबिटिक पेशेंट के साथ। अगर डायबिटिक पेशेंट को कहीं पर भी कट हो चुके, मोर स्पेसिफिकली उनके पैर को, लेग्स को अगर कट हुआ है, तो वो सेंस उनको नहीं होता है, वहां पे फाइब्रिन प्रोटीन काम नहीं करेंगे, वहां फाइब्रोनोजन काम नहीं करता है, वहां पे थ्रोम्बिन फैक्टर काम नहीं करता है, प्लेटलेट एक्टिवेट नहीं हो पाती। इसका मतलब वहां पे मकड़ी के जाले जैसा होता है, वहां पे वो नेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं आएगा। और नेट अगर होगा तो आरबीसी अटक जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। अगर ये नेट नहीं रहा, तो ये जो जाली है वो अगर नहीं रही, तो आरबीसी बाहर निकलते रहेगी। और इसी वजह से डायबिटिक पेशेंट के ब्लड अगर निकल रहा है, तो वो रुकने का नाम नहीं लेता, वो बाहर निकलेगा। तो अपने प्रोडक्ट के अंदर थ्रोम्बिन है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है 8, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 जिसे हम कहेंगे, जो इस मेश लाइक नेटवर्क को मेंटेन करने का काम करेगा, प्लेटलेट को एक्टिवेट करेगा, फाइब्रिन प्रोटीन फाइब्रिनोजन को वहां एक्टिवेट करेगा, और आरबीसी के क्लॉट को वहां पे मेंटेन करके रखेगा, ताकि खून ज्यादा नहीं बहना नहीं चाहिए। और ये मोर पोटेंटली डायबिटिक पेशेंट के अंदर काम करेगा। इसका दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन अगर हम बात करें, तो ब्लड के क्लॉट्स जहां पर भी मिलते हैं, अगर डैमेज हुआ नहीं है फिर भी ब्लड के क्लॉट है, ब्लड वेसल्स थोड़ी सी छोटे होने लगी हैं,
तो वहां पर अपना प्रोडक्ट सर्कुलेशन तो प्रिडोमिनेंटली पहले दिन से अच्छा करेगा, ब्लड सर्कुलेशन। यहाँ पे हमने दिखाने का प्रयास किया है, दिस इज द ब्लड सर्कुलेशन। सो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से करने लगा, मतलब जो छोटे छोटे क्लॉट्स है उस क्लॉट्स की भी वो निकाल दे। इंजुरी हुई नहीं है फिर भी क्लॉट्स है, उसे निकालने का काम अपने प्रोडक्ट से अच्छे तरीके से होगा। अगर छोटे छोटे क्लॉट्स है तो सर्कुलेशन भी अच्छी तरीके से करेगा। अगर सर्कुलेशन अच्छी तरीके से हो रहा है, ब्लड टॉक्सिन्स अच्छी तरीके से निकल रही हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं वेरिकोज वेन। इसका थोड़ा सा टेक्निकल डायग्राम यहाँ पे दी गई है, ये इस तरीके का। आपकी स्किन ठीक से काम नहीं कर रही है, आपके मसल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वीक है, और वहां की जो बहुत फ्लेक्सिबल लवचिक जिसे हम कहेंगे, थिन होता है, बहुत पतला होता है वेसल, वो वेसल वहां से काम ठीक से नहीं कर रही है, वो अगर बहुत ज्यादा तरीके से ऐसी मुड़ चुकी है तो वहां पे ब्लड इकट्ठा होने लगता है, जिसे हम कहेंगे इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड अगर बहुत अच्छे खासे अमाउंट में अगर क्लॉट होने लगे, इकट्ठा होने लगे, तो उसे इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने मिलता है, जिसे हम कहते हैं वेरिकोज वेन। और उसके अंदर भी अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करने लगता है। तो ये रहा आपके बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे काम करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल डाइटरी सब्सटेंस के अंदर किस तरीके से काम करेगा, क्या क्या वेरी डिसीज के ऊपर काम करेगा। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स एक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की तरह काम करेगा, तो वो आपके कैंसर हो, उसके बाद जितने भी ऐसे कंटेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिस्टिन है, जिंजर है, कुटमिन है, ये तो अपने प्रोडक्ट के अंदर है। जो कैंसर हो, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी है, उसके ऊपर शानदार तरीके से काम करेगा। जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिसीज है उसके अंदर अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करेगा। जैसे मैंने बोला, गार्लिक अपने प्रोडक्ट के अंदर है, फाइटोस्टेरॉल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स तो है ही, विटामिन ओमेगा फैटी एसिड्स भी हैं। उसके बाद स्किन डिसीजेज जितने भी हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन सर्कुलेशन अच्छा होने लगा, इसका मतलब स्किन रिलेटेड समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। तो इसके लिए भी जितने कंटेंट लगते हैं वो अच्छे अमाउंट में अपने प्रोडक्ट के अंदर है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये सभी कंटेंट है, थोड़े कंटेंट है जो आपके स्किन के रिलेटेड अच्छे तरीके से काम करती है। उसके बाद हम देखें तो हेल्थ को किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा, डिसीज से किस तरीके से प्रिवेंशन किया जाएगा। कार्डियोवास्कुलर हो, डायबिटीज हो, अर्थराइटिस हो, ओबेसिटी। ओबेसिटी का भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिली है। मैं मेरा ही अगर एग्जांपल दूं तो मेरा जो वेस्ट साइज है, जो कमर का हिस्सा है, वो लगभग 2 से 2.5 इंच कम हुआ है। सुहास देशमुख सर हैं, उनको भी अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे देखने मिला है। और ऐसे बहुत रिजल्ट्स हमारे पास है जो देखने में थोड़े से पतले जरूर लग रहे हैं, मगर जो ओबेसिटी, जो स्पेशली हम ओबेसिटी का मतलब लगाते हैं हमारे पेट के हिस्से को, इसका मतलब ऐसा नहीं है थाइस के अंदर का साइज रिडक्शन, आपके ये हिस्से का साइज रिडक्शन हो, आपके डंबल साइज का हो, या फिर वेस्ट साइज का रिडक्शन हो, उसे भी हम थोड़ा सा ओबेसिटी की तरह देखते हैं। आइज हो, कैंसर, ओलर डिसऑर्डर, अल्जाइमर, पार्किंसन, यहाँ पे आप जितने भी पढ़ रहे हैं, इन सभी के अंदर भी अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। शायद ही कुछ छूटा हुआ यहाँ से, तो आप जिसके ऊपर अपना प्रोडक्ट शायद ही काम नहीं करता। तो दिस इज द रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन डिसीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। तो अपना प्रोडक्ट यहाँ पे दिए गए सभी डिसीज डिसऑर्डर के ऊपर तो काम करता ही है। इसी के साथ साथ जितने वाइटल ऑर्गन्स आपके बॉडी के अंदर है, उन सभी वाइटल ऑर्गन के ऊपर भी अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे एक दिखाने का प्रयास किया है, ये सभी चीजें हमें लगती ही लगती हैं, जितने न्यूट्रास्यूटिकल की हमने बात की है इसी के अंदर है सभी चीजें। तो चाहे आप इतने एक एक टैबलेट दिन में, सुबह 10-20 टैबलेट, शाम में 10-20 टैबलेट ले सकते हैं, या फिर सिंपली खुद को स्विच करेंगे फीवर इज मोर पावर के साथ, जिसके अंदर ये सभी चीजें तो है ही, इसी के साथ साथ एडिशनल मॉलिक्यूल्स इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में है, जो चाहे आपको पता हो चाहे आपको ना पता हो, उन सभी सेल्स डिसीज डिसऑर्डर्स के अंदर अपना प्रोडक्ट काम करता है। प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो जितना आप यहाँ देख पा रहे हैं, जिसके ऊपर हम हमेशा बात करते हैं, कोरियन रेड जिनसेंग है, अश्वगंधा है, रॉयल जेली है, बादाम है, खजूर है, कमरकस है, इलायची है, दालचीनी है, केसर है, ये सभी कंटेंट जो परंपराओं से हम खाते आए हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर शानदार तरीके से प्रेजेंट है। कुछ यूएसपीज यहाँ पे हमने बताने का प्रयास किया है। 100% प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट इसके अंदर है। तो हम जो पहले स्टार्टिंग के टाइम पे हम बात कर रहे थे, तो अभी हम बात करेंगे प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट का मतलब प्लांट के अंदर जो भी चीजें हैं आपको पता है, उसके रूट, उसके शूट, उसके बार्क, लीफ, फ्लावर, सीड, फ्रूट, सब चीज इसके अंदर है। ठीक है, तो ये सभी चीजों को अगर हम इकट्ठा करें तो ये परफेक्ट न्यूट्रास्यूटिकल होता है। अगर सिर्फ प्लांट के पत्ते हैं तो हर्बल कहा जाएगा, उसका एक्सट्रैक्ट है तो उसे हम आयुर्वेदिक कहेंगे,
अगर फ्रूट्स हम यूज कर रहे हैं, उसके सीड्स यूज कर रहे हैं, उसकी बार्क, उसकी साल यूज कर रहे हैं, तो इन सभी का यूटिलाइजेशन अगर किया गया तो दिस इज अ परफेक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूट्रासिटिकल। ठीक है, तो न्यूट्रासिटिकल को कहा ही इस तरीके से जाता है, एप्रोप्रिएट अमाउंट में, जितना चाहिए उतनी सही मात्रा में सही डोसेज के अंदर अगर दिया जाए तो ये किसी मेडिसिन से भी कम तरीके से काम नहीं करता, लाइक मेडिसिन ही काम करता, बट इसे हम एज ए मेडिसिन रिकमेंड नहीं करते। इसको बनाने के लिए जो एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म्स होती हैं बहुत बेहतरीन तरीके से इसके अंदर हमने यूटिलाइज किए। जो बेस्ट एक्सट्रैक्शन होता है वो इंग्रेडिएंट्स के अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है। सबसे लास्ट है एक ऐसा मैकेनिज्म जो माइक्रो क्लस्टरिंग के लिए कहा जाएगा। आपकी सेल का जो मुंह है बहुत छोटा है, आप पानी एक ग्लास पीते हैं तो उसे डिफ्यूज होने के लिए, आपकी सेल के अंदर जाने के लिए 15 से 20 मिनट का समय लगता है। ठीक है, उस समय को अगर कम करना है तो क्या करना होगा, जो सेल, जो वाटर की जो छोटी ड्रॉपलेट है, जो छोटा सा उसका एक ड्रॉप है, उस ड्रॉप को अगर हम और छोटा करें, एक ड्रॉप को 100 या 1000 हिस्से में अगर कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा, अभी जो सेल के अंदर जाने का जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली बहुत बढ़ गया। जैसे ही पानी पियोगे महज 2 से 3 मिनट के अंदर सेल के अंदर चला जाएगा। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है उसे कम किया गया, और उस टेक्निक को हम कहेंगे माइक्रो क्लस्टरिंग या फिर नैनो टेक्नोलॉजी। अपने प्रोडक्ट के अंदर जितने भी कंटेंट को इस तरीके से किया जा सकता है उसको हमने किया है, और माइक्रो क्लस्टरिंग किए हुए कंटेंट को हम एज लाइक भस्माज कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी यहाँ पे सर्टिफिकेट आप देख रहे हो, उतने सर्टिफिकेट से भी ज्यादा सर्टिफिकेट है। एक स्लाइड बनाना मुझसे आज छूट गया, जिसके अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में आपको सर्टिफिकेशंस देखने मिलेंगे। यहाँ पे लैब रिपोर्ट प्रेजेंट है जिसके अंदर किसी भी तरीके का केमिकल ड्रग डेराइड सिट्रेट जो सिर्फ वियाग्रा के अंदर, वियाग्रा जैसे मेडिकेशन के अंदर यूज किया जाता है, किसी भी तरीके के इसके अंदर यूटिलाइज नहीं किया गया। प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट है, इसका मतलब इसके अंदर जो क्या बोलेंगे हम, किडनी स्टोन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होती हैं वो थोड़ा सा एलिवेटेड कंटेंट में होता है, जिसे हम कहेंगे हैवी मेटल्स। अपने प्रोडक्ट के अंदर हेवी मेटल्स हैं, कंटेंट हैं, मगर वो इतने कम है, इतने कम है, चाहे आप 10 बॉटल एक दिन में भी खत्म करोगे तो वो 1% भी अटेंड नहीं होगा, और हमारे बॉडी को डैमेज करने के लिए 10% से ज्यादा चाहिए। अपने प्रोडक्ट से वो 1% भी कभी अचीव नहीं होगा। इसका मतलब वो 100% सेफ है आपके यूटिलाइजेशन के लिए। सो आर यू एक्साइटेड टू यूज हिबारिस मोर पावर इन रेगुलर बेसिस? ठीक है, आशा करता हूँ कि ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका है। अभी हम दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर बात नहीं करेंगे आज, सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है हमें, हम सिर्फ रेगुलेट रहेंगे अपने हिबारिस मोर पावर के लिए। और मैं अभी यहाँ पे मेरी स्लाइड थोड़ा सा शेयर करना बंद करता हूँ। हिबारिस मोर पावर की अगर हम बात करें, अभी थोड़ा सा टेक्निकल बात करेंगे। बहुत ऑथेंटिकेटिव स्टडीज हमारी चल रही है अपने प्रोडक्ट को लेके। बहुत बार ऐसा भी सुनने मिलता है कि सर अपना प्रोडक्ट है तो अपने प्रोडक्ट के जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में है, कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट के जैसे सिमिलर बता रही हैं। प्रोडक्ट को कॉपी करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से कॉपी नहीं किया जा सकता। बॉक्स के ऊपर जितने कंटेंट लिखे हैं उन कंटेंट को यूज करके बनाना ये इतना सिंपल नहीं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट का जो कलर है, जो टेक्सचर, जो देखने से पता चलता है, वो भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। जो प्रोडक्ट दिखता है उस तरीके से दिखने के लिए भी अपने प्रोडक्ट को कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो खाने के बाद जो रिजल्ट्स हैं, खाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर हैं, जो जिसकी मात्रा है, वो कॉपी करना बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो हमेशा ही ये फोकस्ड रहिए, ये समझ के रखिए कि हिबारिस मोर पावर को कॉपी करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप सिर्फ जो चीजें लिखी गई हैं उसे कॉपी कर पाओगे, जो ये यूज किया गया है इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे, उसे किसी भी तरीके से हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ऑथेंटिकेटिव मैनर में हम आगे चल रहे हैं। समर्थ प्रो हेल्थ केयर बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, हर तरीके के ऑथेंटिकेटिव मेजर्स को ध्यान में रखते हुए। जितने भी लीगलिटीज हैं प्रोडक्ट को लेकर, उस सभी लीगलिटीज को भी बहुत अच्छे तरीके से मद्देनजर रखते हुए हम आगे चल रहे हैं। आने वाले कुछ समय के बाद इतना ऑथेंटिकेटिव आप बात करोगे हिबारिस मोर पावर को लेके कि चाहे 1000 प्रोडक्ट भी आपके सामने आए इस तरीके के, तब भी आप सीना चौड़ा करके बता पाओगे कि हिबारिस मोर पावर के जैसा दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ सकता। इतना ऑथेंटिकेटिव हम अपने प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं। सो आई होप प्रोडक्ट के लिए इंफॉर्मेशन जो भी
मुझसे प्रयास हुआ, मैं बताने में कामयाब रहा। सो आज जो मुझे सेवा का मौका दिया सर आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू यू सर, ओवर टू यू सुहास सर। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो सर? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विनय सर, एक आज के प्रेजेंट की एक बहुत अमेजिंग बात थी, और वो ये थी कि आज का प्रेजेंट। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, परफेक्ट। माझा आवाज येतो का सर? यस यस यस। आ रही है? हाँ सर। तो आज के प्रेजेंटेशन की विशेषता ऐसी थी सर, एक सेकंड में बाहर आता हूं। शायद यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू है मेरे। हाँ, थोड़ा सा आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, बट यू कैन स्टिल गो अहेड सर। थैंक यू विनय सर, थैंक यू। आशा करता हूँ अभी मेरी आवाज ठीक से आ रही है दोस्तों, आप सभी को। यस। थोड़ा नेटवर्क इशू है। आज के प्रेजेंटेशन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर आपको, क्योंकि आज का जो प्रेजेंटेशन था एकदम टोटली डिफरेंट था। और आज के प्रेजेंटेशन में एक बात मुझे और लग रही थी आपके बातों से, कि आज के समय में आपके प्रेजेंटेशन में एक एग्रेसिवनेस था, क्योंकि हम प्रोडक्ट के बारे में दिनों दिन जो है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट 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 होते जा रहे हैं। तो मुझे भी विनय सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, और उसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हो, कि मुझे भी आज इधर जिस एरिया में मैं हूँ, यहाँ पे खानदेश एरिया में, बहुत अमेजिंग टेस्टिमोनियल्स मेरे पास में है, बहुत ज्यादा अमेजिंग। तो ग्रेट। जिसकी वजह से मैं पहले भी कह रहा था कि अमेजिंग। बोलतो है कि दीदी बाप पे सॉरी। तो बहुत अमेजिंग टेस्टिमोनियल्स मिले सर आज मुझे। ऐसे टेस्टिमोनियल्स की मैं बिलीव नहीं कर सका उस पे। लेकिन जिन्होंने किया था, वो जो बंदा जो था कैंसर से बाहर, मतलब कैंसर से जूझ रहा था, और उन्हें हॉस्पिटल ने वापस कर दिया कि आप इनको घर पे ले जाइए, इस पेशेंट को। और अपना प्रोडक्ट देने के बाद केवल 8 दिन में एक ऐसा बंदा है जो बेड से उठ नहीं पाता था, वो बंदा 1.5 किलोमीटर चलकर मुझे मिलने के लिए आया। तो ये वाह, ग्रेट अमेजिंग ग्रेट। चीज थी। अमेजिंग मतलब बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज थी। और सर, इसकी वजह से आज मेरा भी खुद का कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है अभी। अभी मुझे किसी भी प्रकार के, मतलब प्रोडक्ट के बारे में तो संदेह कभी था ही नहीं। लेकिन अभी मैं ये जरूर कह सकता हूँ, जो वाक्य में हमेशा, जो एक सेंटेंस में हमेशा कहता था विनय सर, कि जहाँ पे डॉक्टर की सोच खत्म होती है, वहां से एवरेज मोड पर काम करना चालू करता है। तो आज मैंने वो आंखों से देखा है। वो आज मैंने आंखों से देखा है। तो थैंक यू विनय सर, एक जबरदस्त नाइस प्रोडक्ट आपने दिया हम सभी लोगों को, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज के समय में कुछ हजार लोग हमारे होंगे, लेकिन आने वाले समय में लाखों लोग जो है, लाखों लोगों के फुल टाइम एक एम्प्लॉयमेंट कहिए, या उनका फाइनेंशियल फ्रीडम कहिए, आपके आपके इस प्रोडक्ट के माध्यम से जरूर पूरा होते, ये सपना पूरा होते देख रहे विनय सर हम सभी लोग। तो थैंक यू थैंक वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनय सर। आप यदि यू। आप यदि परमिशन देते हैं, तो आज यहाँ पे कुछ हैंड रेज है, तो उनके चाहे, अच्छा कोई नहीं हैंड रेज है अभी। चलो ठीक है, नहीं तो फिर एक छोटे से एक 2-3 क्वेश्चन आंसर हम ले सकते थे यहाँ पे। लेकिन यस मुझे यस, लगता है कि डेफिनेटली सर। 9:30 बजे बज चुके ऑलरेडी। सो यस, दो दो लेंगे हम, उसके बाद बंद कर देंगे। यस सर, यस सर। ओके केवल सर। दो मतलब प्रोडक्ट से भी जुड़े अगर क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये हैंड रेज कीजिए प्लीज। अन्यथा बाकी लोगों को बोलने का मौका दीजिए, जो लोग नए हैं और जिनके मन में कुछ संदेह है प्रोडक्ट से रिलेटेड, या जो नए लोग हैं जो अभी पूरी तरह से एवरेज मोड या समर के सिस्टम को नहीं जानते समझते। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को मौका दिया जाए। लेकिन फिर भी हम शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, तो ठीक है, और आपको भी जितने लोगों ने हैंड रेस किया है, आपको भी यहाँ पे अगर कोई टेस्टिमोनियल है आपके पास में, तो ही शेयर कीजिए प्लीज, क्योंकि समय बहुत कम है। अभी ऑलरेडी 9:30 से ज्यादा समय हो चुका है, 9:30 बज चुके ऑलरेडी। तो माधव शिंदे सर से मैं शुरुआत करूंगा। अनम्यूट करा माधव सर, शिंदे साहेब अनम्यूट करा।
नमस्कार सर. सर हॅलो, नमस्कार. आवाज येतो का सर क्लिअर? यस यस नमस्कार नमस्कार सर. सर्वप्रथम तर मी आमचे आदरणीय हिबारेज बोर पॉवरचे निर्माते विनय हिबारे सर, विनय सर यांना प्रथम वंदन करतो आणि तसेच आमची ग्रेट अपलाईन दत्ता DM कदम सर यांना पण अभिनंदन करतो. सर माझा फक्त एकच रिजेक्ट शेअर करतो आणि माझ्या आता जवळपास आतापर्यंत 350 पेक्षा जास्त अमेझॉन रिजेक्ट आलेले आहेत. त्याच्यापैकी फक्त एक काल परवा आलेला सर नवीन रिजेक्ट शेअर करतो. तर माझ्या गावापाशीच एक जवळ गाव आहे साळवा नावाचं आणि तिथं सर